Hello everyone, welcome to 11th Commerce Economics lecture. Today we are going to start with a new chapter and that is chapter number 9, Economic Policy of India since 1991. So let us start on page number 57, Economic Policy of India since 1991. So introduction part पहले ले लेते. In the beginning of the last decade of the 20th century, देखो कैसा बात कर रहे हैं. In the beginning of the last decade, 20वीं शताब्दी का जो लास्ट का 10 साल है, मतलब 1991 से 2000 तक की बात कर रहे हैं. उसकी बिगिनिंग कब हुई? 1991 की बात कर रहे हैं. तो डायरेक्टली वो लिख सकते थे ना फ्रॉम 1991, लेकिन उन्होंने घुमाकर लिखा इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड एन इकोनॉमिक क्राइसिस. तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है इसकी जगह पर पुट किया जा सकता था फ्रॉम 1991, राइट. तो मुझे लगता है ये जो चैप्टर है किसी ऐसे राइटिंग वाले पर्सन ने लिखा होगा. इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आ गया उसके बारे में भी बात करेंगे. At the end of the June 1991, foreign currency asset declined to such an extent that it was barely enough to finance 2 weeks of imports. What does it mean? देखेंगे. The annual rate of inflation reached to 16.7% in August 1991. अब इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. देखिए, जब से देश को इंडिपेंडेंस मिला है, कब से मिला है? फ्रॉम 1947. ठीक है. अच्छा, इसके बैक में जाएंगे. सो वी वेर डिपेंडेंट कंट्री. किसका राज था? ब्रिटिश राज. ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है ना. अच्छा, हिस्ट्री में जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई कैसे थी? सो ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले मर्चेंट्स के थ्रू आई. किसके थ्रू? मर्चेंट्स, मतलब बिजनेसमैन के थ्रू. बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करने के लिए उन्होंने इंडिया में एंट्री ली और बाद में एक कंपनी क्रिएट की, ईस्ट इंडिया कंपनी. क्या नाम दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी. और इस कंपनी के थ्रू धीरे 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 व्यापार करते करते उन्होंने बहुत सारे राजाओं के साथ टाई अप किए, उनको लालच दिया, कुछ को मिलाया, कुछ से लड़ाई की और धीरे 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 ये जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उसके ऊपर राज करने लगे. और इस देश को इतना निचोड़ा, ईच एंड एवरी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी असेट जो कुछ वो ट्रांसफर कर सकते थे उन्होंने ट्रांसफर करना स्टार्ट किया. जो कुछ भी मॉन्यूमेंट्स हो, आप कोहिनूर की बात करें, गोल्ड्स की बात करें, या जो एंशियंट हैंडीक्राफ्ट होता है या मूर्तियां जो होती हैं, इवन वो भी क्या कर ले गए, यहां से लेकर चले गए और आज आपको लंदन के म्यूजियम में रखी हुई दिखाई देंगी. इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने जबरदस्त टैक्सेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करना चालू किया. और जो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरल या फार्मर्स थे उनके ऊपर टैक्स बर्डन पुट कर दिया गया कि आपका क्रॉप सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, इट डजंट मैटर, टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा. आपने कई बार मूवी लगान में देखा होगा कि किस तरीके से टैक्स वसूल किया जाता है. आमिर खान की एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने क्रिकेट के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी. सो लगान अगर किसी ने देखी हो सो उनको पता चलेगा कि ब्रिटिश राज में टैक्स कैसे वसूल किया जाता था. सो जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस हमने हासिल की, कैसे हासिल की? आपको पता होगा कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं
उन्होंने ट्रेमेंडस एफर्ट पुट किया और यहाँ की जो डिफेंस थी, पुलिस स्टेट थी, उनके अंदर एक अराजकता पैदा की, क्योंकि ब्रिटिशर्स कम थे, उनके सपोर्ट में काम करने वाले इंडियंस ज्यादा थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिमाग लगाया और ये जो इंडियन आर्मी जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करती थी, उनके अंदर एक अराजकता पैदा की और उनको बताया कि आपको अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए काम करना है, ना कि ब्रिटिशर्स के लिए। और धीरे धीरे ये चीजें इतनी ओपन होने लगी कि ब्रिटिश सत्ता को मालूम पड़ गया कि अब हमारा यहाँ पर ज्यादा टिके रह पाना क्या है, मुश्किल है। सो वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होते होते ही ब्रिटिश का पूरा साम्राज्य जो था वो ढहने लगा, उनके पास पैसों की कमी पड़ने लगी और उन्होंने कहा कि अब हम जितने भी हमारे कॉलोनीज हैं उसको संभाल नहीं पाएंगे और धीरे धीरे हमको सबको आजाद करना होगा। इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की बदौलत और भी हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी बदौलत 1947 में क्या हुआ, हमें आजादी मिली। अच्छा, आजादी मिलने के बाद हम एज ए इंडियन गवर्नमेंट बहुत डरे हुए थे। किस चीज से डरे हुए थे? हमने देखा कि हमारे ऊपर कब्जा किया गया था मर्चेंट बन करके, मतलब बिजनेस के नाम पे लोग आए थे और धीरे धीरे हमें एक्वायर कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बना दिया। क्या बना दिया? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? व्हाट डज इट मीन? क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि अगर बाहर की कोई कंट्री को इंडिया में आके बिजनेस करना है तो उसके लिए बहुत सारे हर्डल्स होंगे, रेस्ट्रिक्शंस होंगे। वो रेस्ट्रिक्शन को पार करके ही वो इंडिया में आके बिजनेस कर सकता है। मतलब ये बहुत ही रेयर कंडीशन थी कि फॉरेन की कोई कंट्री आए और इंडिया में बिजनेस करे। क्लोज्ड इकोनॉमी कर दिया हमने। अब हमने दूसरों के लिए क्लोज इकोनॉमी किया है तो बाकी के जो कंट्रीज हैं वो भी हमारे लिए कैसी इकोनॉमी रखेंगे? क्लोज रखेंगे, ऑब्वियसली। इसके अंदर बहुत सारी सपोर्टिव चीजें थी। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अगर आपको आकर के बिजनेस करना है या सपोज इंडिया में आपको अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना? अगर कोई कंट्री है, से फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है या यूएसए है या कनाडा है, और इनको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पर चार्ज करते थे इंपोर्ट ड्यूटी। क्या चार्ज करते थे? इंपोर्ट ड्यूटी। और जो कि बहुत हैवी होता था, लगभग 200% और समटाइम्स 300%। ठीक है ना? अगर 100 रुपीज का प्रोडक्ट है तो यहाँ पर 200 रुपीज उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था ताकि ये कितने का हो जाए, 300। अब 300 रुपीज का गुड्स यहाँ पर बिकेगा ही नहीं क्योंकि बहुत कॉस्टली है। तो हमने अपनी इकोनॉमी क्लोज कर दी और जिसकी वजह से हम चाहते थे कि हमारे जो इंपोर्ट हो वो बहुत रिड्यूस हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो बेसिक नीड्स थी वो तो हमको पूरी करनी ही थी और हम इंपोर्ट लगातार करते जा रहे थे। बट कहीं से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचा नहीं। क्या नहीं बचा? फॉरेन एक्सचेंज। और जब तक ये पीरियड आते आते 1991 तक पहुंचा, सो हर एक गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स उनके पास इतना फॉरेन रिजर्व होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए कि 3 मंथ्स के इंपोर्ट के पैसे उनके पास हो, वो इंपोर्ट कर सके। और हमारे पास तो 2 मंथ्स के भी पैसे नहीं थे कि नेक्स्ट 2 मंथ तक हम इंपोर्ट कर पाएंगे। विदाउट फॉरेन रिजर्व हम इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी कोई गुड्स वगैरह परचेस किए जाते हैं ज्यादातर डॉलर में हमें पेमेंट करना होता है। किस में पेमेंट करना होता है? डॉलर में। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई और क्लोज्ड इकोनॉमी की वजह से हमारे पैसे खत्म हो गए। सो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव, मिस्टर नरसिम्हा राव, उन्होंने पॉलिसी को चेंज करने के लिए
जो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर बनाए उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह के सपोर्ट से कुछ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को लॉन्च किया गया और इसका हेतु था कि कुछ भी करके इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंक्रीज करना। तो हमारी जो इकोनॉमी, जो अब तक एक डरी हुई इकोनॉमी थी, किस चीज से? फॉरेन इन्वेडर्स से, हमने उस क्लोज्ड इकोनॉमी को तय किया ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की। किसमें? ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का फैसला किया। अच्छा, ओपन इकोनॉमी क्या होगा कि हर एक कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड जैसा हम लोग माहौल बनाए और जहां पर हम आपके गुड्स इंपोर्ट करें और आप हमारे गुड्स इंपोर्ट करें, ये एक लेन देन की प्रक्रिया शुरू हो। कोई भी कंट्री इंडिया में आकर के बिजनेस कर सके, इसके लिए ये जो पर्टिकुलर हमने रेस्ट्रिक्शंस रखे थे उसको धीरे धीरे करके हमने रिड्यूस करना स्टार्ट किया ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जहां पर हमारे पास इंपोर्ट के लिए फॉरेन रिजर्व बचे हुए नहीं थे, हमारे पास खाने को राइस तक नहीं था और राइस के ऊपर एक कोटा डाल दिया गया था कि कोई पर्सन अगर ट्रैवल करता है तो एक निश्चित क्वांटिटी के ऊपर से अबाउट 2 किलोग्राम और 2.5 किलोग्राम, ठीक है ना, 2.5 किलो से ज्यादा कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह राइस को ले जा सकता नहीं है। तो लोग एक दूसरे के लिए राइस एज अ गिफ्ट लेकर के जाते थे। ये पर्टिकुलर सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई कि हमारे जो रिजर्व्स थे वो फिनिश होने के बाद हमें उनके सामने हाथ फैलाना पड़ा जिनने हम पे राज किया था, ब्रिटिशर्स के पास। हमने उनको लोन के लिए गुहार लगाई। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि आपको हमें कुछ गिरवी हमारे पास रखना पड़ेगा, यू हैव टू कीप समथिंग मॉर्गेज विद अस, कुछ तो हाइपोथिकेशन में रखना पड़ेगा। सो इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय डिसाइड किया कि हमारे पास जो भी गोल्ड रिजर्व है, क्या है? गोल्ड रिजर्व। ये बात बहुत बड़ी बात है, जिसने हम पे राज किया आज हम उसी से मदद मांग रहे हैं। और ये जो पर्टिकुलर गोल्ड रिजर्व हमारे पास पड़ा रहता है आरबीआई में, कहां पड़ा रहता है? आरबीआई में। तो ये जो गोल्ड रिजर्व है आरबीआई से हमने ट्रांसफर किया, कहां पर? ब्रिटेन में। कहां ट्रांसफर किया? ब्रिटेन में। और कहा कि ये मॉर्गेज रखो और हमें कुछ पैसे दे दो इंपोर्ट करने के लिए, और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम अपना ये गोल्ड रिजर्व आपसे छुड़ा लेंगे। सोचिए, जिस देश ने आप पे राज किया है, आप उनके खिलाफ लड़ते हैं, अपने आप को आजाद कराते हैं और ठीक 40-50 साल बाद फिर से उनके सामने हाथ फैलाते हैं कि हमें लोन दे दीजिए। सो ब्रिटिशर्स ने इस गोल्ड के बदले में हमें क्या दिया? लोन दिया। इस सिचुएशन से उबरने के लिए ओपन इकोनॉमी का होना बहुत जरूरी था, जो इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट बना। क्या बना? टर्निंग पॉइंट। आज अगर हमने ओपन इकोनॉमी की तरफ अपने आइडियाज को बढ़ाया नहीं होता तो हो सकता था इंडिया फिर से किसी के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता, हमको किसी के अधीन काम करना पड़ता। इन्हीं सिचुएशंस को देख करके तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का इतना नाम होता है, जो उस समय पर तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के नेतृत्व में उन्होंने इस पॉलिसी को नाम दिया, जिसका नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इनका मेन फॉर्मूला था। क्या क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लर्न करेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप कहिए, या आप इसे कहिए इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। सो उस समय का जो इन्फ्लेशन रेट है, ये हमें पूरी स्टोरी बताता है कि क्या क्या प्रॉब्लम
पूरे डिकेड में फेस की गई होगी। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वॉज ग्रेटर देन इट्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो उसके रेवेन्यू के मुकाबले, मतलब जितना गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं करती थी उससे ज्यादा तो स्पेंड करती थी, उसके खर्चे बहुत ज्यादा थे। ड्यू टू डिफेंस एक्सपेंडिचर, हमारे यहाँ पर डिफेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक सबसे अच्छा पड़ोसी हमारा पाकिस्तान और दूसरा अच्छा पड़ोसी है चाइना, ठीक है ना। इनके वजह से हमारा जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है अननेसेसरी। दूसरी बात होती है सब्सिडीज। हमारे लोग इतने पुअर हैं कि हर एक चीज में उनको सब्सिडी देना पड़ता है ना। पेट्रोल में सब्सिडीज, एजुकेशन में सब्सिडीज, हर एक चीज में सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ती है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडीज? रियायत, मतलब कुछ छूट देनी पड़ती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे करती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट काफी ज्यादा थे। द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज ऑन वर्ज ऑफ डिक्लाइन। तो जो पहले हम लोग सामाजिक पैटर्न यूज कर रहे थे इकोनॉमी का, आपको पता है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, बट इंडिया ने क्या चूज किया? इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिलेक्ट किया। यस, पूंजीवाद और समाजवाद को मिला करके मिश्रवाद इंडिया ने स्टार्ट किया। और मिश्रवाद के अंदर सोशलिस्ट जो इकोनॉमी था उसका प्रभुत्व ज्यादा था, लेकिन उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट होने चाहिए थे वो धीरे 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 डिक्लाइन होने लगे, मतलब उसका पॉजिटिव इंपैक्ट फिनिश होने लगा। ऑन दिस ग्राउंड इट वॉज नेसेसरी टू ब्रिंग न्यू चेंज इन द इकोनॉमी। और इसी समय ऐसा माहौल बन गया कि इकोनॉमी में नया चेंज लाना जरूरी पड़ गया। मैंने आपको बताया कि अगर ये चेंज 1991 में नहीं हुआ होता तो आज हम फिर से किसी के अधीन काम कर रहे होते, हम एक स्वतंत्र कंट्री नहीं होते। लेकिन जो पीवी नरसिम्हा राव है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उनके एफर्ट की वजह से इंडिया उस समय बच गया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। तो ये जो पॉलिसी है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से फेमस है, न्यू इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे कहते हैं, सिंस 1991। The process of new economic policy, which started in 1985, got a momentum in 1991। तो इसका जो प्रोसेस है, इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो 1985 से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सबको पता था प्रॉब्लम तो आने वाली है, हमारे रिजर्व धीरे धीरे खत्म हो रहे। और 1991 में ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारे पास 2 महीने का रिजर्व भी नहीं था इंपोर्ट करने का। The new industrial policy introduced radical changes to unshackle India's industrial economy from the cobweb of unnecessary bureaucratic control। तो ये जो नौकरशाही होता है ना, मतलब चाय से ज्यादा तो केटली गर्म होती है। गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, ये जो नौकर होते थे, ये जो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते थे, वो बहुत जगह पर हर्डल क्रिएट करते थे। आपको एक कंपनी भी इंडिया में स्टार्ट करनी है तो इसको 1.5 से 2 साल लग जाते थे। ऐसे समय पर कौन इंडिया में अपनी कंपनी लगाएगा? तो बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम यहां पर था और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ये सब अबॉलिश करने का निर्णय किया। सो जो अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल थे उनको हटाना बहुत जरूरी था। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अबॉलिश दिस ऑल थिंग्स। एंड रिजिडिटी इन द गवर्नमेंट प्रोसीजर, गवर्नमेंट के प्रोसीजर में बहुत रिजिडिटी थी। मतलब ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि नए नए बिजनेस स्टार्ट हो, न्यू न्यू स्टार्टअप्स हो। आप कंपेयर कीजिए चाइना की इकोनॉमी को। अगर आपको कोई कंपनी चाइना में स्टार्ट करनी है ना, तो सिर्फ आप चाइनीज गवर्नमेंट में इंक्वायरी कीजिए। क्या कीजिए? इंक्वायरी कि हम यहाँ पर कोई प्लांट पुट करने का या कोई फैक्ट्री पुट करने का ऐसा सोच रहे हैं। सो जो चाइनीज गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे ना, वो सामने से आपको बैकअप प्रोवाइड करेंगे, आपको कॉल करेंगे, सर आपको कैसी फैक्ट्री पुट करनी है, क्या प्रोडक्ट है आपका, आप आइए, हम चर्चा करेंगे, आपको लैंड प्रोवाइड करेंगे, हम आपको जगह दिखाएंगे। सारा काम इकोनॉमी ना उसके साथ में हो जाता है। इसके लिए तो चाइना इतना डेवलप हो गया।
और इंडिया में आपका एक फाइल आगे पहुंचाने के लिए हर लेवल पे कुछ ना कुछ उस पर वजन रखना पड़ता है, या तो अंडर द टेबल या तो ओवर द फाइल। तो काम कैसे बनता, इसको हटाना बहुत जरूरी था। अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द स्टेट विल नो लॉन्गर प्ले द रोल ऑफ कंट्रोलर एंड रेगुलेटर। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से जो स्टेट के कंट्रोल थे उनको रिड्यूस कर दिया गया, बट इट विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल से हटा करके फैसिलिटेटर प्रोवाइड कर दिया गया कि जो भी कोई आपके पास आता है न्यू इंडस्ट्रीज पुट करने के लिए, फैक्ट्रीज पुट करने के लिए, आप फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आप कोऑर्डिनेटर बनेंगे, आप इंस्पायरर बनेंगे, आप सुपरवाइजर बनेंगे। आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप उनको मना नहीं करेंगे, आप उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, उल्टा आपको उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी कि आइए और हमारे स्टेट में आप बिजनेस को डेवलप कीजिए। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जब ये पॉलिसी बनाई गई है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या विजन था? सो पहला है टू plunge the Indian economic into the arena of globalization। तो जो ग्लोबलाइजेशन का अरीना स्टार्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अ ड्रीम ऑफ फ्री ट्रेड बिटवीन ऑल द कंट्रीज। हर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड हो। फ्री ट्रेड का मतलब टैक्स फ्री, कोई किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये ड्रीम है, लेकिन इस ड्रीम को पूरा करने के लिए धीरे धीरे जो कंट्रीज टैक्स लगाती थी उसको रिड्यूस किया गया। इंडिया ने भी इसमें कदम उठाया, जहां पर 200-300% टैक्स लगाते थे उस रेट को कम करके पहले 100% तक किया गया, फिर उसको कम करके 50, 30, 20% तक टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया। सोचो, जहां पर 200% टैक्स लगता था, आज की तारीख में 10 या 20% टैक्स लगता है। सो धीरे धीरे हमने टैक्स के जो ऑब्स्टेकल थे कम किए, क्योंकि हमको ग्लोबलाइजेशन में एंट्री करनी थी। हम चाहते थे कि हम फ्रीली किसी भी कंट्री में जाकर के ट्रेड कर सके और कोई भी कंट्री वाला हमारे यहाँ पर आकर के ट्रेड कर सके। अगर ऐसा फ्री ट्रांजेक्शन नहीं होगा, हम उसे अपने यहाँ पर आने से रोकेंगे तो वो भी हमें अपने यहाँ आने से रोकेगा। बिजनेस कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। Hence, it is very much needed to plunge the Indian economy into arena of globalization. Number two, to bring down the rate of inflation, to bring down the rate of inflation। जो महंगाई का रेट है, हमने अभी अभी देखा इन्फ्लेशन रेट कहां तक चला गया था, 16.7% इन अगस्त 1991। बोलो, जिस देश में 16% से ऊपर इन्फ्लेशन रेट होगा, कितनी महंगाई और भुखमरी होगी उस देश में, है कि नहीं? तो उसको क्या करना है, कम करना है। तो पहला था टू प्लंग द इंडियन इकोनॉमिक इनटू द अरीना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सेकंड पॉइंट, टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इसको कम करना। टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा डिसइक्विलिब्रियम था। व्हाट डज इट मीन? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? फॉरेन ट्रांजेक्शन में कितना पैसा आना है और कितना पैसा जाना है ना? तो इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, इसके बीच में इम्बैलेंस था। हमारे इंपोर्ट बहुत ज्यादा थे और एक्सपोर्ट बहुत कम थे, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आता था वो नेगेटिव आता था। इसको कम किया जाए, इसको करेक्ट किया जाए, ठीक है? टू एक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, हमें हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की जरूरत थी। टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमें रिजर्व की जरूरत थी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, तो जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसको क्या करना, कम करना। हमारे ऊपर जो लोन है, जो कर्जे हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज में हमें पेमेंट करना है, उसको कम करना, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लेकर के आना, ये उनका मोटिव था। टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन फॉर द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, हमारे जो इंटरनेशनल संबंध है, रिलेशन है, उनको डेवलप करके फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हम लोग अचीव कर सके। मतलब हम जब एक्सपोर्ट करते तो हमें ज्यादा टैक्स देना ना पड़े, और सामने वाला जब हमें एक्सपोर्ट करेगा तो हम भी उनसे ज्यादा टैक्स वसूल नहीं करेंगे। ऐसा एक रिलेशन हमको डेवलप करना था। लास्ट पॉइंट, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, जहां पर ज्यादातर जो काम होते थे वो इंडियन गवर्नमेंट करती थी। आप सोचिए, उस समय
इंश्योरेंस के लिए सिर्फ LIC को अलाउ किया गया था, कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ जो MTNL और BSNL जैसी कंपनीज थी वही मार्केट में थी। तो सारा काम गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया था, लेकिन धीरे 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 करके प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट करना था। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से आज इतना कंपटीशन है कि जहां पर 1991-92 में एक फोन कॉल का 1 मिनट का चार्ज 91 रुपीज से 100 रुपीज हुआ करता था, आज 1 मिनट के लिए आप कुछ पैसे ही पे करते हैं। ठीक है ना? तो ये कंपटीशन की बदौलत हमको मिला है, प्राइवेटाइजेशन की बदौलत हमको मिला है। सो एक बार फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव गो थ्रू कर लेते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला, प्लंग द इंडियन इकोनॉमी इनटू द अरीना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमारा जो क्लोज्ड इकोनॉमी था उसको ओपन इकोनॉमी बनाना, ताकि ट्रेड फ्रीली हो सके, हम दूसरे कंट्रीज में जाके ट्रेड कर सकें और दूसरे कंट्री हमारे कंट्री में आकर के ट्रेड कर सकें। इस अरीना में हमको भी जंप करना था। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2, टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो 16 पॉइंट समथिंग परसेंटेज था उसको कम करना था, और आज की तारीख में हम देखते हैं लास्ट दिसंबर 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से 4.59% का इन्फ्लेशन रेट है। टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिजिकल डेफिसिट, ये सब किससे रिलेट करता है? ये सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो बैलेंस आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बैलेंस है, अगर वो डिसइक्विलिब्रियम में मतलब हम लोग नेगेटिव में चल रहे हैं तो उसको करेक्ट करना। टू एक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हायर रेट पे अचीव करना। टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको सफिशिएंटली बिल्डअप करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए, फॉरेन रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आए, उसका ध्यान रखना। टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन, जो फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ बेटर एटलीस्ट कमर्शियल रिलेशन जो होना चाहिए, बिजनेस रिलेशन जो होना चाहिए वो बेटर होना चाहिए, ताकि किसी देश के साथ में हमारा कोई अनबन ना हो, हम उसे कम रेट ऑफ टैक्स पे बिजनेस करने दे और वो भी हमें कम रेट ऑफ टैक्स पे बिजनेस करने दे। ये एक मोटो था। और लास्ट वन इज टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे थे उनको धीरे धीरे करके प्राइवेट करना, ये एक मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ 1991। क्या फीचर्स है इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के? जब हम फीचर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक तरफ से उसका गुणधर्म और लक्षण देख रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो हुआ था वो था डी लाइसेंसिंग। हमने यहाँ पर बात की कि जो ब्यूरोक्रेसी थी उससे हमें खत्म करना था। होता क्या था कि जब आप लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हो, है ना, शिवाजी द बॉस, इस फिल्म का सीन आप याद कीजिए। आपको कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ओपन करना है, आप लाइसेंस लेने के लिए जा रहे हो, लेकिन ये लाइसेंस देने का जो पूरा का पूरा अथॉरिटी है किसी ऑफिसर के पास है, और वो ऑफिसर आपसे अननेसेसरी डिमांड करता है ना। आपको बोलेगा कि मुझे पिंक नोट पसंद है, मुझे येलो नोट पसंद है, मुझे ग्रीन नोट पसंद है ना। पिंक नोट समझ में आता है ना, 2000 वाला जो बड़ा वाला है। तो इस तरीके से उनको ब्राइब देना पड़ता था, और नहीं दिया तो आपका काम लटका रहेगा, आपकी फाइल दबी रहेगी, आपका बिजनेस कब स्टार्ट होगा नोबडी नोज। तो जहां पर अननेसेसरी लाइसेंस की जरूरत होती थी वो उसको डी लाइसेंस किया गया, कि मतलब हर एक क्षेत्र में आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, उसको बहुत लिमिटेड कर दिया गया। बहुत जगह पे से लाइसेंसिंग पॉलिसीज को हटा दिया गया कि अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कुछ 6 ऐसे सिस्टम या इंडस्ट्रीज रखा जहां पर लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है देन यू नो नीड टू टेक लाइसेंस फॉर द सेम। ठीक है, इट मींस abolition of government license required to carry on any business or industrial activity। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए जो लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी उसको अबॉलिश किया गया, निकाला गया कि अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ऑल बिजनेस इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 18। तो पहले तो 18 इंडस्ट्री को ऐसा रखा गया, कितने इंडस्ट्रीज को? 18 इंडस्ट्री को, जिसके अंदर स्पेसिफिक आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड लाइसेंस। देखो, ऐसे कौन से बिजनेस? ऐसे बिजनेस जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हो,
As per the Department of Industrial Policy and Promotion, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली द फॉलोइंग 4 इंडस्ट्रीज रिक्वायर कंपल्सरी लाइसेंस। तो आज की तारीख में ये जो 4 इंडस्ट्री है इसको ही लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। उसमें से पहला है इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट। ये इस इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव मतलब वो जो डायनामाइट वगैरह बनते हैं, है ना, उसके लिए। हजार्डियस केमिकल्स, जो ऐसे केमिकल्स है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं और फार्मास्यूटिकल्स हैं, इन सब के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है। और लास्ट है सिगरेट्स। तो ये 4 डिपार्टमेंट या 4 इंडस्ट्रीज ऐसी रखी गई जिसके अंदर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी कहीं पर भी आपको इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है लाइसेंस के लिए, तो उसको अबॉलिश किया गया। अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, एमआरटीपी एक्ट। तो एक एक्ट हुआ करता था जिसे हम कहते थे एमआरटीपी एक्ट, जिसके अंदर मोनोपोली क्रिएट करना मतलब सिंगल सेलर बनना, लार्ज सेलर बनना रेस्ट्रिक्ट किया जाता था। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाए तो धीरे धीरे वो क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, लोगों का शोषण करता है। लेकिन इस एक्ट को धीरे धीरे क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू एमआरटीपी एक्ट, इट वॉज कंपल्सरी फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस टू टेक अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो बड़े बड़े बिजनेस होते थे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था एस्टेब्लिशमेंट के लिए। एक्सपांशन, मर्जर रेट सकता, मर्जर करना है, एक्सपांशन करना है तो उनको परमिशन लेना पड़ता था। दिस रिजल्टेड इन स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो नहीं पाता था। तो इसको क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया गया, निकाल दिया गया। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो पर्टिकुलर लॉ रिक्वायर था उसको लाया गया। नंबर 3, एंकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर। जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको एंकरेज करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लेकर के आए। The government encouraged small sector units to attain a higher growth rate in output, employment and export sector. Its investment limit was increased from 1 crore to 5 crore. इनका जो इन्वेस्टमेंट लिमिट था वो 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का लगा दिया गया, ताकि ज्यादा अमाउंट वाले जो बिजनेस है अप टू 5 करोड़ वो भी अपने आप को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल सके, तो वो अलाउ किया गया। फोर्थ वन, एंकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमने एंकरेज किया कि जहां कहीं से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता रहेगा आप उसको जरूर लेकर के आइए इंडिया में। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 अप्रूव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई टू एंकरेज इन्वेस्टमेंट इन हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सो जो ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर प्रायोरिटी उसको ज्यादा मिलती है या उसका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, जिसमें हाई इन्वेस्टमेंट का नीड है, ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। इनिशियली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज परमिटेड अप टू 51%। तो पहले ना हमने बोला था कि आप 51% तक की हिस्सेदारी ले सकते हो, और बाद में उसको 74% किया गया, और बाद में लास्ट में उसको 100% बोला कि आप पूरी तरीके से पूरा पैसा भी इंडिया में लगा सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। नंबर 5, रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो धीरे धीरे हमने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया और पब्लिक सेक्टर के जो रोल थे उसको कम किया। ठीक है, मेनी चेंजेस वेर मेड इन द पब्लिक सेक्टर पॉलिसी टू इंक्लूड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। एंडिंग सम स्टेट मोनोपोली, जो स्टेट मोनोपोली थी, स्टेट के हाथ में कंट्रोल था, उसको हटा दिया गया। इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर के लोग थे काम करने वाले उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया गया, और एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती है तो उनको प्राइवेट कर दिया गया। रिलीजिंग कैपिटल ब्लॉक इन सिक पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो सिक पब्लिक सेक्टर कंपनी में कैपिटल हमारा स्टक हो गया था, ब्लॉक हो गया था, उसको रिलीज किया गया। टू एंकरेज प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज किया गया न्यू न्यू बिजनेस सेटअप करने के लिए। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 टू 8। तो जो रेस्ट्रिक्शन था कि 17 जो ऐसी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है उसमें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ही काम कर सकती है, तो उसको रिड्यूस करके 8 कर दिया गया, मतलब बाकी सबके अंदर प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट ले लिया गया। फ्रॉम 2014 देयर आर ओनली 2 इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर विच इंक्लूड रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी। सो 2014 आते आते हमने सिर्फ 2 ही सेक्टर ऐसे छोड़े जिसको पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया है, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया, उसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। तो पहला कौन उसमें पब्लिक सेक्टर के लिए, रेलवेज, और दूसरा कौन सा है, एटॉमिक एनर्जी। ठीक है,
सिक्स्थ वन, ट्रेड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब अगेन क्या होता है? मुक्ति। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो था, इंपोर्ट के लिए आपको लाइसेंस लेना है, कंट्रोल हैव बीन अबॉलिश्ड, तो उसको हटा दिया गया। लाइसेंस लेना पड़ता है बट अब उसके अंदर इतना रिक्वायरमेंट नहीं, रिक्वायरमेंट इन द सेंस इतना रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स एंड अदर कंपोनेंट्स वर मेड फ्रीली इंपोर्टेबल। तो बहुत सारे जो ऐसे आइटम है उसको आज की तारीख में हम फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रीली मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है या बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है। एस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स आर अलाउड टू रेज एक्सटर्नल क्रेडिट। जो एक्सपोर्टर है उनको एक्सटर्नल क्रेडिट रेज करने में मदद करना, उनको पैसा प्रोवाइड करना, एडवांस दिलाना, लोन दिलाना, ताकि वो भी आगे बिजनेस कर पाए, टू फाइनेंस देयर ट्रेड। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर सेटअप। तो हमने एसईजेड्स का निर्माण किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ऐसा जोन होता है जहां पर गुड्स, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो मेनली एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं। आर सेटअप टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। The government has also introduced the concept of agro export zone AEZ to encourage agricultural export। तो AEZ भी बनाए गए ताकि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है उसको भी हम एक्सपोर्ट कर सके। पॉइंट नंबर 7, रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। जो इंश्योरेंस सेक्टर था, तो इसके पहले एलआईसी कंपनी और जीआईसी कंपनी, उनको ही आईआरडीए ने क्या दिया था? अथॉरिटी दी थी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंश्योरेंस का काम होगा वो एलआईसी और जीआईसी करेगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया? इसको ओपन कर दिया गया कि कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री आकर के भी इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है। सो इंश्योरेंस सेक्टर वाज अ मोनोपोली। पहले क्या था? मोनोपोली था गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट ही काम करेगी। ऑफ द गवर्नमेंट, द न्यू पॉलिसी पास्ड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन 1999 टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए इसमें चेंजेस किए गए। The IRDA has given license to many private companies। तो बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनी उसको लाइसेंस दिए गए to enter insurance business। This has ended the monopoly of government in this sector। तो इसमें जो गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती थी, गवर्नमेंट के लोग ही काम करते थे, अब वो मोनोपोली खत्म हो गई। रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें भी रिफॉर्म्स की जरूरत थी। So earlier only cooperative bank and the public sector banks were permitted to do banking business। तो पहले सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक है और जो दूसरा बैंकिंग सेक्टर है उसको ही बिजनेस करने के लिए परमिट किया जाता था फाइनेंशियल सेक्टर में। द न्यू इकोनॉमिक बिजनेस पॉलिसी हैज आल्सो परमिटेड द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स। तो यहाँ पर नया प्राइवेट बैंक को भी हम लोग ने एंट्री दिया कि आप इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हो। तो ये एक रिफॉर्म का पार्ट था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें तीन चीजें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ फर्दर क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।